नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विश्वास, भरोसा ये एक ऐसी चीज़ है, टूट जाए तो आदमी को तोड़ देती है। देश का टूट जाए तो देश को तोड़ देती है। किसी संगठन का टूट जाए तो संगठन को तोड़ देती है। तो भरोसे पर बहुत कुछ टिका होता है। और भरोसा किस पर टिका होता है? भरोसा टिका होता है किसी व्यक्ति की क्षमता पर, जो आपका विश्वास होता है, जो भरोसा होता है उस पर। तो भरोसा भरोसे पर टिका होता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं, आपकी कोई नीति है, कार्यक्रम है, योजना है, वो सफल होगी कि नहीं, ये निर्भर करता है कि लोगों को आप पर कितना भरोसा है। तो अगर आप अपने देश की राजनीति को, पिछले 11 साल की राजनीति को देखें और विपक्ष की राजनीति को इसी पैमाने पर कसने की कोशिश करें तो आपके सामने दृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कशमकश के बाद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया। इससे कांग्रेस और विपक्षी दल घबराने की बजाय, डरने की बजाय, एक बड़ा वर्ग था जो खुश हो गया। उसको लगा कि नरेंद्र मोदी को तो लोग कभी प्रधानमंत्री के रूप में देखना ही नहीं चाहेंगे। ये भरोसा था उनका। लोगों को उन पर भरोसा नहीं था जिनको ये भरोसा था। तो उनको लग रहा था कि 2002 का गुजरात दंगा ऐसा मुद्दा है जिस पर मोदी को हम पराजित कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। अब यही सवाल आता है कि अगर आप तथ्यों को नज़रअंदाज करते हैं, अनदेखी करते हैं, कि जो ज़मीन पर घट रहा है उसको देखने से मना कर देते हैं, आपका भरोसा टूटना ही है। 2002 में दंगा हुआ गुजरात में। जो 2002 के दंगे की गुजरात की बात करते हैं वो कभी गोधरा की बात नहीं करते हैं। गोधरा में जो 2 बोगियों में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया उसकी बात नहीं करते। उस घटना के बाद ही दंगे हुए, इसको नज़रअंदाज करते हैं। ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरा, 2002 में चुनाव हुआ दिसंबर में, दंगा हुआ था फरवरी में 2002, फिर 2007 में चुनाव हुआ, फिर 2012 में चुनाव हुआ। ये केवल 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। 3 विधानसभा चुनाव हुए। तीनों में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीती। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 1995 से लगातार सत्ता में है। बीच में 1 साल का जो राष्ट्रपति शासन था, उसके अलावा भी 1990 में वो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार। तो गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी पर विपक्षी दलों द्वारा लगाए आरोप को नकार दिया, लेकिन विपक्ष इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए 2014 में उनको लगा भारत के लोग जो है नरेंद्र मोदी को नकार देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत के लोगों ने विपक्षी दलों और ख़ास तौर से जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसको रिजेक्ट कर दिया। आज़ादी के बाद से 1952 से 51-52 से जब से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की सबसे कम सीटें आईं तो 2014 में। और उस समय बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को कि उनकी गठबंधन की फिर से सरकार बनेगी और इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी। सारी तैयारी धरी रह गई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को या किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को जनता पार्टी के अपवाद को छोड़ दें तो लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। और 1984 के बाद से किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था। 2014 में पहली बार मिला। तो लगभग 30 साल बाद। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और खासतौर से गांधी परिवार इसको मानने को तैयार नहीं था। वो जो सामने दिखता है उसको वो मानते नहीं है। वो जिस दुनिया में जीते हैं उसका जो सपना है उसी को जीते हैं, उसी को सच मानते हैं। जो 2014 के बाद सरकार ने जब फैसले लेने शुरू किए तो इन लोगों को उम्मीद बंधी कि बस अब लोगों का भरोसा उठ जाएगा। पहला बड़ा फैसला हुआ सरकार का नोटबंदी का, दूसरा जीएसटी का। देश का इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा ढांचा बदल दिया। राज्यों ने अपना वित्तीय अधिकार सरेंडर कर दिया। ये क्रांतिकारी आर्थिक परिवर्तन था। ये 1991 के परिवर्तन से भी बड़ा परिवर्तन था। वो इसलिए कि 1991 में जो हुआ वो मजबूरी में हुआ। वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों के कारण हुआ।
उस समय की सरकार की नीतियों के कारण नहीं हुआ या उसकी आर्थिक सोच के कारण नहीं हुआ। ये दोनों फैसले सरकार की आर्थिक सोच का नतीजा थे। और ये दोनों फैसलों के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब। इनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। पंजाब में वैसे भी भाजपा को कुछ खास था नहीं, हमेशा से जो है अकाली दल की पिछलग्गू रही है। कभी उसकी सरकार नहीं बनी अपनी, कभी उसका मुख्यमंत्री नहीं रहा, न कभी मुख्यमंत्री की दावेदारी रही उसकी। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया। 300 से ज़्यादा सीटें, 312 सीटें अकेले बीजेपी ले आई, सहयोगियों के साथ 325 सीटें। ये विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे। तो गुजरात में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद, और मैं उसमें 90 से 95 में जो मिली जुली सरकार थी भाजपा और जनता दल की, उसको नहीं जोड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाई। नोटबंदी और जीएसटी, इन दोनों की नाराजगी के बावजूद। तो ये मुद्दा भी हाथ से निकल गया। लेकिन राहुल गांधी तो मानते नहीं हैं, तो लगातार जो है प्रचार करते रहे कि ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। कल मैं सुन रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि जब से जीएसटी आपने 2017 से लागू किया, अब तक 55 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं, जनता से लिया है। मतलब जनता टैक्स देती है तो उसको ये लूट बताते हैं। तो इन्हें ये बताना चाहिए कि जब ये 50, 55, 60 साल सत्ता में रहे तो कितना लूटा, अगर ये लूट ही है। और कहा कि जो है टैक्स जीएसटी इतना लगा दिया। अब दूसरा सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या जीएसटी के आने से पहले देश में कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था? जीरो टैक्स था क्या? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रेस्टोरेंट में खाना खाने लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जाते ही हैं, उस समय भी जाते थे, जीएसटी से पहले भी। तो वैट लगता था। वैट के बाद कम से कम 4 या 5 तरह के सरचार्ज लगते थे। एजुकेशन सरचार्ज, हेल्थ सरचार्ज और पेट्रोल का सरचार्ज, ये सब मिलाकर लगभग 38-39% टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद क्या हुआ? जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है उस पर टैक्स लगेगा 5%, उसके अलावा 12 और 18% था। तो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो वैट के अस्तित्व को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो सेस लगते थे उनके अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जो इंस्पेक्टर राज चलता था, एक व्यापारी को कम से कम 10, 15, 20 जो है खाते बनाने पड़ते थे। इस टैक्स का ये खाता, इस टैक्स का ये खाता, इस टैक्स का ये खाता, सब खत्म होकर एक टैक्स हो गया। ये सही है कि जीएसटी जब लागू हुआ तो उसमें जटिलताएं बहुत थी। उसका जो सॉफ्टवेयर था वो भी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था, इसलिए व्यापारियों को बहुत दिक्कत हुई। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीद जो थी वो गुजरात में थी। 2017 में ही चुनाव हो रहे थे तो कि बीजेपी यहाँ तो हार ही जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी ऊपर से थी, फिर भी नहीं हारी। लेकिन जीएसटी के मुद्दे को कांग्रेस ने छोड़ा नहीं इस हार के बावजूद। 2018 में कांग्रेस को कुछ सफलता मिली। मध्य प्रदेश में हंग असेंबली आई, लेकिन कांग्रेस की सीट ज़्यादा थी, सरकार बना ली। राजस्थान में सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हौसला बढ़ा हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हो चुकी थी तो सबूत मांग रहे थे, उसको खून की दलाली बता रहे थे। और 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की भारत की एयरफोर्स ने, तो उसका सबूत मांग रहे थे कि कहाँ घास उखड़ी, कहाँ पेड़ गिरा। मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये ऑपरेशन हुआ, और उनको उम्मीद थी कि जनता ये बात मान लेगी, तो बड़ा मुद्दा बनाया। और उसके अलावा उनको लगा कि इससे शायद कुछ कमी रह जाए, तो राफेल जेट लड़ाकू विमान खरीद रहा था, भारत ने खरीदा फ्रांस से, उसका सौदा हो गया था। 2 सरकारों के बीच का सौदा था, कोई बिचौलिया होने का सवाल नहीं था, तो कोई रिश्वत का सवाल नहीं था, दलाली का सवाल नहीं था। लेकिन राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया और कहा इसमें दलाली ली गई, और सीधे प्रधानमंत्री पर हमला किया, चौकीदार चोर है, नारा लगवाया। ये अलग बात है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी, बिना शर्त माफ़ी, और वो भी एफिडेविट पर।
जिसे देने से वो आज मना करते हैं। तो एफिडेविट देकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनका अभियान रुका नहीं, पूरे चुनाव तक चलाते रहे। और उस समय उनके जो सलाहकार थे, उनके जो एडवाइज़र थे, चुनाव की रणनीति जो लोग बना रहे थे, उन्होंने उनको बताया कि कांग्रेस पार्टी को 180 से 210 सीटें लोकसभा की आ रही है। तो कांग्रेस में सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने की तैयारी शुरू हो गई। नतीजा आया, बीजेपी की सीटें 283 से बढ़कर 303 हो गई, कांग्रेस की भी कुछ बढ़ गई। कांग्रेस की सीटें 43-44 से बढ़कर 53 हो गई। ये सेकेंड लोएस्ट नंबर था कांग्रेस पार्टी का उस पूरे इतिहास में। लेकिन राहुल गांधी ने एक सबक नहीं सीखा, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, कि मोदी पर जब भी व्यक्तिगत हमला करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन उनका अभियान जो है जारी रहा। तो फिर पेगासस को मुद्दा बनाकर ले आए। फिर एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बनवाई गई, विदेश में बनाई गई। निशाना तो दिखाया गया कि गौतम अडानी है, अडानी ग्रुप है, लेकिन दरअसल वो भारत की अर्थव्यवस्था पर निशाना था, भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने, बर्बाद करने का। क्योंकि अडानी समूह सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में काम करता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, पोर्ट, हाईवेज, एयरपोर्ट, इनके डेवलपमेंट का। तो ये था, किसी भी देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो उसको रोकने या ख़त्म करने की कोशिश हुई, सफल नहीं हुए। फिर उससे पहले एक तथाकथित किसान आंदोलन शुरू किया गया। अचानक कांग्रेस पार्टी को किसानों की चिंता हो गई कि किसानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसका उद्देश्य भी देश में अराजकता फैलाना था और उसका लक्ष्य, जो उनके आंदोलनजीवी साथी थे योगेंद्र यादव, उन्होंने ही उसकी पोल खोली। कहा कि हमने तो 2022 के लिए अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार की थी, वो बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। ये थे किसानों के हमदर्द, जिनका लक्ष्य क्या था आप समझ लीजिए, कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाती तो इनको भी कुछ मिल जाता टुकड़ा। इस उम्मीद में देश की कृषि और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए, देश में अराजकता फैलाने के लिए तैयार हो गए। उसके अलावा सीए पर, उसके विरोध में आंदोलन हुआ। मुद्दा बनाया गया कि भारत के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा, जबकि उस कानून का भारत के मुसलमानों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा कराया गया, दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा कराया गया। पेगासस का मुद्दा उठाया कि ये सरकार जासूसी कर रही है, विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही है, अधिकारियों की कर रही है, यहाँ तक कि न्यायाधीशों की कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, जांच कमेटी, और कहा कि जिनको जिनको शक है कि उनके फ़ोन में पेगासस का मैलवेयर डाला गया है, स्पाईवेयर डाला गया है, वो अपना फ़ोन सबमिट करें उस कमेटी को, वो जांच करके बताएगी कि इसमें है कि नहीं है। राहुल गांधी जो रोज़ फ़ोन दिखाते थे कि मेरे फ़ोन में पेगासस है, उन्होंने फ़ोन देने से मना कर दिया। कमेटी ने, जो जांच कमेटी थी, उसने सार्वजनिक विज्ञापन दिया कि जिसको भी शिकायत है, जिसको भी संदेह है, वो अपना फ़ोन सबमिट करे। ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। उसकी रिपोर्ट आई, ये सब आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। और 22 में उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी। ये सब मुद्दे उठाने के बाद, तथाकथित किसान आंदोलन हो, पेगासस हो, राफेल हो, सीए हो, इन सब के बाद, और सबसे गजब तो हुआ गुजरात में। गुजरात में बीजेपी को 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अभूतपूर्व विजय मिली। इतनी ज़्यादा सीटें कभी नहीं मिली। कुल 182 सीटें हैं लगभग गुजरात विधानसभा में, बीजेपी को 160 से ज़्यादा मिली अकेले। तो कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का कोई मुद्दा काम नहीं आया। तो उसके बाद जाति की गणना का मुद्दा उठाया। कर्नाटक में उनकी सरकार ने करवाया था 2013-14 में, उसकी रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं की। अब दबाव बना तो दोबारा जनजाति की गणना का आदेश दे दिया। बिहार में नीतीश कुमार ने करवा दिया। तब नीतीश कुमार के साथ थे तो समर्थन कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि वो फर्जी है। केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि सेंसस 2026 में होगा, उसमें जो जनगणना होगी उसमें जातियों की भी गणना होगी। उस मुद्दे की भी हवा निकल गई।
इतने सारे मुद्दे उठाने और इतने परिश्रम के बाद कांग्रेस के हाथ में सिर्फ 3 राज्य आए, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना। 2024 का लोकसभा चुनाव आया, बीजेपी की सीटें कम हो गई कुछ और कांग्रेस की कुछ बढ़ गई, लेकिन 100 फिर भी नहीं पार कर पाए। लेकिन उसके तुरंत बाद ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड। महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की। महाराष्ट्र में भी तीसरी बार, हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में घाटी में पहले भी कुछ नहीं था कभी बीजेपी का, लेकिन जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई भाजपा और कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया। भाजपा को झटका लगा झारखंड में, लेकिन वहां भी फायदा कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन को हुआ। हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया कि अपने पिता शिबू सोरेन के वो राजनीतिक वारिस हैं और झारखंड के सबसे बड़े ट्राइबल नेता हैं। कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। जो गठबंधन में कुछ सीटें दे दी थी जेएमएम ने, उनमें से कुछ में जीत मिल गई, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद जो सीना फुलाए घूम रहे थे राहुल गांधी, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड के विधानसभा चुनाव में वो सारी हवा निकाल दी। अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो नया मुद्दा ले आए वोट चोरी का, SIR के विरोध में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो चुनाव आयोग कर रहा था, जिसका उसको संवैधानिक अधिकार। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक लगाने से मना कर दिया। चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को चलाने से रोकने से मना कर दिया। कहा यह चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और जो वो कर रहा है वो संविधान के दायरे में कर रहा है। तो वोट चोरी के मुद्दे लाना शुरू किए, उदाहरण लाना शुरू किए। जो उदाहरण लाते थे 24 घंटा भी वोट सच्चाई पर टिक नहीं पाता था, झूठ साबित हो जाता है, लेकिन उनका अभियान जारी है। तो हो ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के हाथ से लगातार मुद्दे फिसलते जा रहे हैं। जिन मुद्दों पर उनको बहुत भरोसा था कि ये हमारी नाव पार लगा देंगे, वो मुद्दे उनकी नाव डुबोने का काम कर रहे हैं। तो दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है, जिन पत्तों पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ये तो हद है। तो वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। जो भी मुद्दा उठाते हैं वो ऊपर जाने से पहले ही पाताल में चला जाता है। कोई मुद्दा चल नहीं रहा है, इसलिए कि ज़मीन पर उस मुद्दे का क्या असर होगा कि नहीं, इसका कोई अध्ययन नहीं होता। राहुल गांधी की इच्छा जो हो जाती है, सुबह सोकर उठे कि अब ये मुद्दा बनाना चाहिए, तो वो मुद्दा पार्टी बनाएगी। उसका क्या असर होगा इससे मतलब नहीं। इससे पहले जो मुद्दे बनाए थे वो क्यों नहीं चले, इसकी कोई समीक्षा करने वाला नहीं। तो राहुल गांधी ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे और ऐसे ही फेल होते रहेंगे। उनका ये वोट चोरी का जो अभियान है ये भी चलने वाला नहीं है, ये भी, इसकी भी हवा निकल चुकी है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शायद उनको मजबूरन स्वीकार करना पड़े, लेकिन वो इतनी आसानी से सच्चाई को स्वीकार करने वाले नेताओं में नहीं है। तो वो कहावत है कि जह जह पाँव पड़े संतन के तह तह बंटा धार। तो जिस मुद्दे को हाथ लगा देते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, वही मुद्दा जो है ख़त्म हो जाता है। अब आगे देखिए कौन सा नया मुद्दा आता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।